नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, दिल्ली में सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी ख़त्म ही मान लो। अरविंद केजरीवाल खुद अपना इलेक्शन हार गए और यमुना की जीतने के बाद में सफाई शुरू हो गई, आरती शुरू हो गई और प्रवेश वर्मा को भी 3 मंत्रालय मिल गए। लेकिन बात जहां ये चल रही थी कि भाई जाटों का बड़ा दबदबा है और 11 विधायक जीते हैं दिल्ली से और मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर बोले लोग के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर बोले 5-5 जो है कम से कम मंत्रालय होंगे। लेकिन ये तो बात वही हो गई, ढाक पे 3 पात। चौधरी साहब देखिए, मैं शिक्षक नेता के रूप में पूरे देश में काम कर रहा, लेकिन मैं जिस समाज से आ रहा, आपने जाट समाज की बात करी, अगर जाट समाज की कहीं अनदेखी हो रही तो शिक्षक नेता के साथ साथ भाई अपने समाज के बारे में बोलने का मुझे पूरा हक है। पहली तो बात ये, मैं ज़्यादातर धर्म और जाति पे बोलने से बचता हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से समाज की कई अनदेखी हो रही तो भाई मुझे कई बार ऐसा लगा है कि अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक जैसा इंसान नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। आप अगर दिल्ली चुनाव की बात कर रहे, दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से जो है जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, या मैं ये कहूँ अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ने में सबसे ज़्यादा किसी समाज ने सहयोग लेकिन करा। मलिक साहब, अभी एक सवाल और है। आपने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार उखाड़ने का है। बात उखाड़ने की तो बीजेपी को कर रहे थे किसान भी तो जाट थे, वो उखाड़ने की तो बात कर रहे थे बीजेपी की। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा कैसे बह गई? अब चौधरी साहब, आपने मेरी बात तो पूरी होने दी, आपने फिर आगे से मेरे पे जो है क्वेश्चन का वार कर दिया। मैं ये कह रहा, पिछले लगभग 10-12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, फिर सरकार में कुछ घोटाले हुए, भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ना चाह रही थी दिल्ली से, और उसको ये भी था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से उखड़ जाए तो ये एक बड़ा संदेश जाएगा। दिल्ली का चुनाव केवल दिल्ली के नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, इसमें तो कोई छुपा नहीं। लेकिन जब ये चुनाव हुआ, खुद जितने भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता है, उनको ये आभास नहीं था कि इस चुनाव को जितवाने में जाटों की दिल्ली में ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप एक बात देखिए, आप आंकड़ा उठाए, फिलहाल दिल्ली के अंदर 48 विधायक जो है भाजपा के जीते, उनमें से 11 जाट है। और आप परवेश जी की बात कर दे, परवेश जी ने किसको हराया? केजरीवाल को कितनी वोटों से हराया? 4000 कुछ वोटों से। कोई यकीन कर सके हैं? अरे भाजपा वाले खुद नहीं सोच रहे थे कि इस तरीके से केजरीवाल को जो है प्रवेश वर्मा चुनाव हरा देगा। इसी वजह से नहीं, ये भी देखो, इसी वजह से भाजपा वालों ने प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के सामने जो है चुनाव लड़वा। लेकिन सारे जाटों ने, और मैं तो कह रहा हिंदुस्तान के जाटों ने प्रवेश वर्मा को जिताने के लिए भक्सर प्रयास करा और प्रवेश वर्मा जी चुनाव जीते। और जब रिजल्ट आए उसके बाद में किसी से भी पूछ लो, भाई दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एक ही नाम था। जैसे भाजपा वाले नारा लगावे ने, एक ही नारा, एक ही नाम, जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसे ही दिल्ली में केवल एक ही नाम था, वो तो ठीक है। लेकिन एक बात तो बताओ, जाट ये 2-2 जगह अलग अलग कैसे चल रहे हैं? आप मुजफ्फरनगर में तो सपा का बोलवाला है, आप किसान आंदोलन में आ जाओ तो बीजेपी की बुराई, और दिल्ली में अब 11 जीत गए तो अब तो बीजेपी के साथ बहुत जोर लगाया, बहुत जान लगाई, बहुत तबीयत से लगे हैं। हाँ, ये खास तौर से जाट समाज के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो खास तौर से जब जाट समाज के बारे में सोचता हूँ, और मैं फिर कह रहा, भाई लोग ये ना सोचे कि आज मैं किस तरीके की बात कर रहा, आज मैं जातिवाद की बात कर रहा, लेकिन चूंकि मैं जिस समाज से आ रहा तो उसकी बात करने की आप क्वेश्चन कर रहे हैं और बात करने की मेरे अंदर मलिक साहब देखिए, आप क्या करते हैं पर्सनल, वो मैटर एक अलग है, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं और आप सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप सिर्फ इतना ही सोचें इस दौरान में, ठीक है? आप शिक्षक नेता हैं, आप राजनीतिज्ञ भी हैं, कल को आप राजनीति में भी आ जाएंगे, वो सब मैटर आगे का है। लेकिन अब जो बात हो रही है वो सिर्फ बात ये हो रही है कि मुजफ्फरनगर में जाटों का सपा की तरफ को रुख है, ठीक है? किसान आंदोलन में बीजेपी के खिलाफ हैं,
ठीक है। पंजाब बॉर्डर पे बीजेपी के खिलाफ हैं, वो भी जाटी हैं। अगर सरदार हैं तो क्या है, सिख हैं तो क्या है, वो भी जाटी हैं। और अगर दिल्ली में पहुंच जाएं तो दिल्ली में परवेश वर्मा के साथ हो गए। तो जाटों का क्या है, ये जमीन कैसे हिल रही है चारों तरफ को। हाँ, मैं वही बता रहा। देखिए चौधरी साहब, जाट कभी एकजुट हुआ करता था, और जाट का मतलब केवल जाट नहीं था, 36 बिरादरी जाट के साथ हुआ करती थी। और जब 36 बिरादरी जाट के साथ हुआ करती थी तो हम राजनीति में जाट की जो औकात थी, आप इतिहास देखो, जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक केंद्र के अंदर जितनी भी सरकार बनी, हर मलिक साहब एक बात मलिक साहब आप बड़े धीरे धीरे बोल रहे हो, बहुत धीरे धीरे, और बिल्कुल जैसे बैटरी डाउन है आपकी। आपका जो है ना स्वभाव जो है बोलने का, वो स्वभाव नहीं है जाटों पे। आप धीरे बोल रहे हो। आप अगर पेड़ों की बात हो तो बहुत जोर शोर से बोलते हो, आप अगर शिक्षकों की बात हो बहुत जोर शोर से बोलते हो, लेकिन बात आपकी बिरादरी की आ रही है तो बिल्कुल गोल मोल और बिल्कुल धीरे धीरे और ऐसे। चौधरी साहब, मैं बता रहा ना, मैं तो शिक्षक नेता, मैं कोई जातिवाद और धर्मवाद में फंसना नहीं चाहता। अदरवाइज जातिवाद और धर्मवाद में फंस के ये हिंदुस्तान की जनता पागल हो रही, ये मुझे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी बताने लगेंगे। अब तो जोश आ गया मेरे अंदर, चलो मैं उसी जोश से बोल रहा। आप जाट्टू की बात कर रहे, आप इतिहास देखो, जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक इस देश में केंद्र में जिसकी भी सरकार बनी, जाट्टू के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। और मैं तो ये भी देख रहा कि कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री, कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही जहां कम से कम आधा दर्जन मंत्री ना रहे हो। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर जाट को देखेंगे, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको जाट्टों ने पूरे विश्व में नंबर 1 पार्टी बनाया 2013 के दंगे के बाद। अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ाने का काम करा तो वो जाट्टों ने करा, लेकिन हमेशा ये जाट्टों के खिलाफ चली। आप अभी तो आप दिल्ली की बात कर रहे, इससे पहले आप हरियाणा में देखो भाई, हरियाणा में तो जाट्टू को बर्बादी कर दिया। हरियाणा में तो 50 साल तक भी जाट राजनीति में पनप नहीं सकता। इसके बाद आप राजस्थान में देख लो, राजस्थान में भी तो जाट मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, वहां पे जो है खत्म कर दिया। आप यूपी में देख लो, तो कहीं ना कहीं ये जाट्टू का सहयोग तो लेंगे, लेकिन जाट्टू के साथ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा गद्दारी करती आई है, गद्दारी। और अगर जाट ना सुधरे, बहुत गंभीर स्टेटमेंट दे रहा, अगर जाट ना सुधरे तो धीरे धीरे राजनीति से जाटों को ये खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आज जाट समाज को एकजुट होने की जरूरत, और जाट समाज को ये चिंतन करने की भी जरूरत। क्यों भाई, हमारा अस्तित्व आज राजनीति में क्या बच रहा, कैसे काम चलेगा। आप याद करो, जितनी भी सरकारें केंद्र में थी, आप नरसिंह राव की सरकार को देखो, 6 मंत्री थे। इसके बाद आप वीपी सिंह जी की सरकार को देखो, उप मुख्यमंत्री देवीलाल जी वो जाट समाज से थे। आप देखो चौधरी चरण सिंह भाई, हम सबके लिए पूजनीय, कभी देश के प्रधानमंत्री भी रहे। बीजेपी ने तो मान सम्मान दिया चौधरी साहब को, और जयंत चौधरी को मंत्रालय मिला। और आप ही उस दौरान में मैंने इंटरव्यू करा था आपका, तो आप कह रहे थे चवन्नी पलट गई। क्यों पलट नहीं गई चवन्नी पलट नहीं गई? कि मैं कुछ गलत कह रहा था क्या चौधरी साहब? मैं फिर कह रहा भाई, जितना नुकसान जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी ने करा और कर रही, और मुझे तो ऐसा लग रहा कि अगर ये जाट ना सुधरे ना तो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा नुकसान जाट समाज को जो है भुगतना पड़ेगा। अरे राजनीति तो जाट समाज के इर्द गिर्द घूमती थी। मैं फिर कह रहा, राजनीति जाट समाज के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब कौन पूछ रहा भाई, मुझे बता दो कौन पूछ रहा। अब तो केंद्र की राजनीति से भी गए, और ये जो है प्रदेश की राजनीति से भी गए, और अलग अलग प्रदेश में धीरे धीरे ये जाट धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मलिक साहब, एक सवाल हो रहा है। एक सवाल ये है कि जब 11 विधायक दिल्ली में जीते जाट बीजेपी में, ठीक है, और परवेश वर्मा को हालांकि मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, और बड़े बड़े पदों की बात हो रही थी, बड़े बड़े मंत्रालय की बात हो रही थी, तो आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि वजह क्या रही होगी मुख्यमंत्री ना बनाना? आखिर वजह क्या रही होगी? देखिए, मैं तो वजह तो बता रहा कि भाई ये तो जो है जाट विरोधी पार्टी है, और आप तो जो है अभी मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। आप ये देखो किस तरीके से इन्होंने जो है जाट समाज का बेवकूफ बनाया। पहले ये कहने लगे परवेश वर्मा जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर धीरे धीरे खबर आने लगी नहीं भाई मुख्यमंत्री तो कोई महिला होगी, इन्हें जो है डिप्टी सीएम बना दे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे। फिर उप मुख्यमंत्री भी नहीं, फिर कहने लगे 5 मंत्रालय दे देंगे, फिर 5 मंत्रालय भी नहीं, अब 3 मंत्रालय ये झुंझुना देकर परवेश वर्मा को थमा दिया। आप एक बात बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी बात आ रही, देखो बहुत गंभीर बात मैं बोल रहा कि अगर
प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते तो भारतीय जनता पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगता। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से यह पूछना चाह रहा कि अगर आप केंद्र की सरकार में पीयूष गोयल को जो है केंद्रीय मंत्री बनाओगे तब परिवारवाद कहां गया? अगर आप अनुराग ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनाओगे तब परिवारवाद कहां गया? अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को केंद्र में मंत्री बनाओगे तब आपका परिवारवाद कहां गया? अगर आप पंकज सिंह को 2 बार चुनाव जिता के यूपी के विधानसभा में भेजेंगे तब आपका परिवारवाद कहां गया? अगर आप दुष्यंत सिंह को जो है सांसद बनाओगे तब परिवारवाद कहां गया? अगर आप जय शाह को बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनवाएंगे तब आपका परिवारवाद कहां गया? अगर जाट दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बन जाता तो बीजेपी परिवारवाद की पार्टी हो जाती। अरे वाह, सोचो जरा, हिंदुस्तान के अंदर मैं तो कह रहा जितने भी जाट है, मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं इस तरीके की बात आज कैसे कर रहा, लेकिन क्या करूं भाई, दिल है मानता नहीं, दिल है मानता नहीं, पीड़ा है चूंकि हमें सबसे पहले अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए काम करना पड़ेगा, अपने समाज के लिए काम करना पड़ेगा और फिर देश के लिए काम करना पड़ेगा। तो अगर समाज पे कुछ ना कुछ संकट है, अगर समाज के साथ धोखा है तो खून तो खुलेगा, तो खून खोल रहा कहीं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, एक बात और बताओ, महाकुंभ की जो है समापन की डेट आ गई है, तो आप जो है पवित्र स्नान करिए आए? ना चौधरी साहब, मैं तो नहीं गया। अच्छा, हाँ, वजह क्या रही? अरे नहीं गया, इसमें वजह की क्या बात है? क्या हिंदुस्तान के अंदर ने बहुत अच्छे इंतजाम करे थे चौधरी साहब, देखो सरकार ने तो बड़े अच्छे इंतजाम करे, और बस मैं क्या बताऊं, सरकार के ऐसे इंतजाम हो रहे। खैर मैं कोई अलग तरीके का तर्क नहीं देना चाह रहा, लेकिन मेरी तो धर्मपत्नी अभी कुंभ जाना चाह रही थी। मैं तो मना कर रहा था, मैं कहा भाई भीड़ भाड़ बहुत है, भगदड़ भी मच गई, थोड़ी जो व्यवस्थाएं है वो भी, चूंकि मैं तो नजदीकी से देख रहा किस तरीके की व्यवस्था है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि धर्मपत्नी को जाना चाहिए। और आपको भी पता, धर्मपत्नी पढ़ी लिखी प्रोफेसर है मेरे की तरह। भेज दी मैंने, बहुत सारी महिलाएं हमारे सेक्टर से गई। मैं जो बस थी वो बस उनको कुंभ में जो है पवित्र स्नान कराती, इसके बाद वो जो है अयोध्या लेके जाती। तो मैंने 2 बजे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा ये हिंदुस्तान के लोग सुने, मैंने 2 बजे ग्रेटर नोएडा से वो बस के द्वारा उसकी विदाई कर दी। बहुत सारी महिलाएं थी बस में, तो वो बस वाला उनको पहले प्रयागराज ना ले जाके उन्हें अयोध्या ले गया। अच्छा। सुबह के टाइम वे अयोध्या पहुंची तो अयोध्या में भी नदी है, नाम ध्यान नहीं आ रहा कौन सी नदी है, पहले वहां पर सरयू नदी। तो ऐसा बताया धर्मपत्नी ने कि पहले सरयू नदी में स्नान करना था, इसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने थे और फिर राम जी के दरबार में जाना था। लेकिन जब वो स्नान करने लगी, सारी महिला तो स्नान करने लगी, मिसिज का मेरे पास फोन आया, और बस फोन पे क्या हालात थे वो तो मैं मीडिया के थ्रू बताना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन ये हुई कि शाम को ही मुझे अयोध्या से ही उसको वापस बुलाना पड़ा। मैंने उसका रिजर्वेशन कराया। मतलब इतनी बड़ी बात, अगर कोई बड़ी बात है तो आपको बताना चाहिए। नहीं, एक बात बताओ, देश सुनना है आपको। एक बात बताओ, देश तो सुन रहा, मैं सारी पोल पट्टी हस्बैंड वाइफ की बात भी देश को बता दूंगा कि हमारे अंदर कोई, वो मत बताओ। मैं ये कह रहा कि इतनी अव्यवस्थाएं वहां पे थी कि वो रोने पे मजबूर थी। वो कह रही इतनी अव्यवस्थाएं यहाँ पे है, लोग कैसे सरयू नदी के पानी में नहा रहे, कितना गंदा पानी, महिलाओं के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं, और जो चेंजिंग रूम 1-2 थे वो भी इतने गंदे। वो कह रही डॉक्टर साहब मैं तो लाइफ में ऐसा सीन देखा ही नहीं। तो ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा, वाइफ अयोध्या से ही वापस आई, शाम की मैंने एक वोल्वो बस में उसकी टिकट कराई, और भाई वो भी प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में डुबकी रहने से वंचित रही। हो सके कुछ लोग इसको ये भी कहे कि भाई जो है उनके उसमें नहीं था डुबकी लगाना, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, आप जरा उस पर भी ध्यान दें। जो बड़े बड़े आंकड़े सरकार द्वारा दिए, मलिक साहब का बिल्कुल सीधा सीधा कहना ये है कि मलिक साहब की जो वाइफ हैं वो गईं, और वो जाने के बाद वो पहुंची अयोध्या में सरयू नदी में उन्होंने डुबकी लगाई, लेकिन नहीं लगाई। वहाँ की इतनी सारी अव्यवस्थाएं थीं कि वो वहाँ परेशान हुई। डॉक्टर साहब को फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद डॉक्टर साहब ने एक वोल्वो बस में उनका टिकट करवाया और उन्हें वापस ही बुला लिया। इसका मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हिंदुस्तान के लोग कहीं ना कहीं इस घटना से सबक ले। और मैं तो जब कई बार धर्म के बारे में सोचता हूँ चौधरी साहब, हिंदुस्तान के अंदर तो धर्म के नाम पर आप कुछ भी कर लो,
कुछ भी कर लो, और वो कुछ भी इस देश में हो रहा। आप एक बात बताओ, अभी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही, और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं महाकुंभ के चलते निरस्त करी गई। आपको है ये जानकारी? जो परीक्षाएं कल से शुरू हुई वो परीक्षाएं अब 9 मार्च से होगी। अब आप ये देखो कि देश में धर्म चलेगा या शिक्षा चलेगी, धर्म अग्रणी है या शिक्षा अग्रणी है, या फिर इस देश में धर्म भी चले और शिक्षा भी चले। लेकिन अगर धर्म चले और शिक्षा को पीछे कर दे तो अपने आप में डॉक्टर कुलदीप मलिक बहुत बड़ा क्वेश्चन हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के सामने रख रहा। कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी लोगों को, जागरूक लोगों को इस पर चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन धर्म की राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि राजनीति में अगर धर्म नहीं होगा तो रोटियां कैसे सिकेंगी। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। मलिक साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। हालांकि जो मलिक साहब का स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिला, वो कम मिला, चलिए फिर भी, लेकिन अच्छा बोले और खुल के बात की है। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब।